हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन के अनुसार चीन ने संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित निकायों में अपने प्रभाव को एक्सटेंड करने के लिए पिछले एक दशक में कई स्टेप्स लिए हैं। आइए देखते हैं उनमें से कुछ मुख्य को। चीन ने संयुक्त राष्ट्र और उससे संबंधित निकायों में स्वैच्छिक दान में लगभग 350% की वृद्धि की है। एक दशक में चीन ने संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण और गैर संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीय निकायों में अपना प्रभाव बढ़ाया है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सहित ऐसे कई संगठनों में डोमिनेंट पोजीशन में है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन का ध्यान उन निकायों पर है जो चीनी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित और तय करने में मदद करती है और बीजिंग की परियोजनाओं जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करती हैं। तो जाहिर है कि अगर चीन उन कंपनियों को प्रभावित करने में सफल हो जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करती हैं और उन्हें तय करती हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2010 और 2019 के बीच संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में इसका अनिवार्य योगदान 1096% बढ़ा है, जबकि स्वैच्छिक दान 2010 से 2019 के बीच $51 मिलियन से बढ़कर $172 मिलियन हो गया है। इसी तरह स्वैच्छिक दान में 346% की वृद्धि देखी गई है। अनिवार्य योगदान और स्वैच्छिक दान ने संयुक्त रूप से चीन को संयुक्त राष्ट्र का 5वां सबसे बड़ा डोनर बना दिया है। चीन की कुल फंडिंग 2010 में $190 मिलियन से बढ़कर 2019 में $1.6 बिलियन हो गई है। तो जाहिर है कि अगर इसके शेयर बढ़ेंगे तो इसका प्रभाव भी इन संस्थाओं में बढ़ेगा। आइए देखते हैं कि इस अध्ययन में और किन संस्थाओं की चर्चा की गई है। अध्ययन में कहा गया है कि जब चीन यूएनडीपी में $7.5 मिलियन का योगदान देता है तो विकास परियोजनाओं को लागू करने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। चीन सीधे सीधे संयुक्त राष्ट्र की 15 प्रमुख एजेंसियों में से 4 का नेतृत्व भी करता है। ITU, यूनिडो, FAO और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, ये सब इसके नेतृत्व में आती हैं। इसके अलावा चीन के प्रतिनिधि विश्व बैंक, IMF, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी मौजूद हैं। अध्ययन में कहा गया है कि ITU दूरसंचार के लिए वैश्विक मानक तय करता है, जहां चीन की हुआवेई एक प्रमुख खिलाड़ी है। ITU में चीनी प्रतिनिधि भी हैं जो 2 कार्यकालों से सेवारत हैं। अध्ययन में कहा गया है कि चीन की कंपनी हुआवेई अफ्रीकी महाद्वीप, प्रशांत और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में भी अभी तक कम पहुंच वाले बाजारों में प्रवेश के लिए इच्छुक है। यूनिडो का गठन विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, लेकिन इसका महत्व तो अब कम हो गया है क्योंकि कई देशों ने इसे यूजलेस बताया है। इसके अलावा चीन ने यूनिडो को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी जोड़ दिया है और अब यूनिडो इसके समर्थन में खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जो हवाई नेविगेशन और सुरक्षा मानकों को निर्धारित करती है, में भी चीन की प्रभाविता बहुत ज़्यादा है और इसलिए चीन ने ताइवान को किसी भी चर्चा में शामिल नहीं होने दिया है। तो ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए जब चीन का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय से लेकर अंतरिक्ष तक बढ़ता जा रहा है? भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसे अपने स्वयं के बहुपक्षीय समूहों का नेतृत्व कुशल तरीके से करना चाहिए। इसके अलावा नियम निर्माता के रूप में भारत को ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। भारत को अपने हितों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसियों और उसके निकायों में अपने स्वैच्छिक योगदान में बढ़त करनी चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे शेयर ज़्यादा होंगे तभी हमारी प्रभाविता भी ज़्यादा होगी और तभी हमारी बात सुनी जाएगी। चीन का प्रभाव आपने अभी कोविड-19 के समय WHO पर देखा। चीन को दोषी जानते हुए भी WHO उसके समर्थन में सिर्फ इसलिए खड़ा था कि उसके शेयर अब बढ़ रहे हैं उसमें, हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या भारत भी इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपने शेयर बढ़ा पाएगा या भारत अपने अंदरूनी समस्याओं से ही जूझता रहेगा? ये तो समय ही बताएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके इस पर क्या विचार हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।